नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ बहू सास और देवर पर करती थी अत्याचार। जब बहू के अत्याचारों का पता ससुर को चला तो बहू को सिखाया ऐसा सबक कि बहू बेटे की होश ठिकाने आ गई। बहू अक्षरा ने किचन में झांक कर देखा, उसकी सास खाना बना रही थी। तो बहू ने अपनी सास को उनके नाम से पुकारते हुए कहा, क्यों रमा, बहुत देर हो गई खाना बनाने में, आज खाना बनेगा या नहीं? खाना बन गया हो तो मेरे कमरे में लेकर आ जाओ। सास ने बहू अक्षरा को पलट कर देखा, फिर कहने लगी, बन गया बेटा, बस अभी लेकर आती हूँ। ठीक है, जल्दी से लेकर आ, कहकर बहू अपने कमरे में चली जाती है। रमा जी ने एक थाली में खाना लगाया और बहू के कमरे में लेकर चली गई और बहू के सामने ले जाकर रख दिया। बहू खाना खाने लगी तो रमा जी वही खड़ी हो गई। तो बहू बोली, अब खाना भी खाने देगी या मेरी छाती पर ही खड़ी रहेगी? जाकर बाकी काम जल्दी जल्दी निपटा। ठीक है बहू, ये कहकर सास बहू के कमरे से बाहर निकल आती है और किचन में फिर से आ जाती है और किचन का काम जल्दी से निपटाने लग जाती है। किचन का काम निपटाकर एक थाली में खाना लगाती है और अपने बेटे आर्य के कमरे में लेकर आ जाती है। आर्य रमा जी का छोटा बेटा, जो कि दिव्यांग था, जो अपने पैरों से चल फिर नहीं सकता, बेबस अपनी व्हील चेयर पर बैठा रहता, या जब व्हील चेयर पर बैठे बैठे थक जाता है तो बिस्तर पर लेट जाता है। रमा जी खाना लाकर अपने बेटे को अपने हाथों से खिलाती हैं और उसके बाद खुद भी खा लेती हैं। रमा जी खाना खाकर उठने को होती है कि बहू की आवाज आती है, कहाँ रह गई रमा, अभी बर्तन उठाकर ले जा। रमा जी जल्दी से जाती है और बहू के कमरे में से बर्तन उठाकर लाती है। तो बहू कहती है, अम्मी ने एक कप चाय बनाकर भी लेकर आओ, मेरे सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। ठीक है बहू, कहकर रमा जी किचन में जाती है और बहू के लिए चाय बनाकर लाती है। फिर बहू सास को टेढ़ी नजर से देखती है और कहती है, जा अब जाकर सारे बर्तन धो दे। ठीक है बहू, कहकर रमा जी किचन में आ जाती है और बर्तन धोने लगती है। बर्तन धोकर रमा जी अपने बेटे आर्य के पास आकर बैठ जाती हैं और उसके सिर पर हाथ फेरती हैं। आर्य कहता है, मम्मी, सारा दिन आपसे भाभी कितना काम कराती हैं, आप थक कर चूर हो जाती हैं। रमा जी थके लहजे में जवाब देती है, बेटा यही नसीब है मेरा, तो क्या कर सकते हैं, जब तक जीवन है तो जीना तो है ही। अक्षरा आर्य के कमरे के बाहर ही थी, ये सब सुन लेती है और अंदर आकर आर्य को एक चांटा जड़ देती है। आर्य और रमा जी रोने लगते हैं। अक्षरा गुस्से में कहती है, अगर जवान को बंद नहीं रखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तभी रमा जी के पति गोपाल जी और उनका बेटा राज आ जाते हैं। तो अक्षरा उनकी तरफ इशारा करते हुए चुप रहने को बोलती है और दौड़ी दौड़ी पानी लेकर आती है और 5 मिनट बाद अपने ससुर से खाने को पूछती है। वे खाना लगाने के लिए बोल देते हैं तो दौड़ी दौड़ी अक्षरा जाती है और खाना टेबल पर लगा देती है। अपने ससुर के आते ही बहू एक पैर पर खड़ी हो जाती है। रमा जी सहमी सी एक तरफ बैठी रहती हैं। दोनों बाप बेटे खाना खा लेते हैं। फिर अक्षरा जल्दी जल्दी सब समेट देती है। गोपाल जी की खुद की बर्तन बनाने की फैक्ट्री थी। बड़े बेटे राज को स्नातक की परीक्षा के बाद अपने साथ ही लगा लिया था, जबकि छोटा बेटा आर्य 20 वर्ष का था और दिव्यांग होने के कारण अधिकतर घर पर ही रहता था। आर्य 12वीं कक्षा तक पढ़ा था। गोपाल जी रौबीले व्यक्ति तक और अत्यधिक सम्मानित व्यक्ति थे। बाहर से जितने कठोर स्वभाव के थे, अंदर से उतने ही विनम्र थे। जब उनकी रमा जी से शादी हुई थी तो उनके पास केवल एक छोटी सी बर्तन की दुकान थी। धीरे धीरे उन्होंने अपनी मेहनत और लगन से अपनी खुद की बर्तन बनाने की फैक्ट्री लगा ली और फैक्ट्री बनाने के बाद उन्होंने दिन रात मेहनत करके आज बहुत ऊंचा मकान बना लिया था। गोपाल जी बहुत दयालु प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करने के लिए हमेशा आगे रहते थे, किंतु जल्दी से किसी पर विश्वास नहीं करते थे। इसलिए आर्थिक स्थिति अच्छी होने के कारण भी
अपने घर में किसी नौकर को नहीं रखते थे। रमा जी ने भी अपने पति का हर कदम, हर सुख दुख में साथ दिया था। इसी कारण से अपनी पत्नी से अत्यधिक प्रेम करते थे। रमा जी एक पढ़ी लिखी परंतु सीधी सादी घरेलू महिला थी। झूठ, छल, कपट, लालच, ये सब बातें उनमें दूर दूर तक नहीं थी। वे बस अपने काम में लगी रहती थी और आरे पर तो जान निछावर कर देती थी। गोपाल जी अपने दोनों बेटों से भी अत्यधिक प्रेम करते थे, परंतु दोनों बेटों में से वह छोटे बेटे आर्य को ज्यादा प्यार करते थे। गोपाल जी सुबह सवेरे घर से निकल जाते और देर रात लौटते थे, इसलिए घर में क्या हो रहा है क्या नहीं इसकी उन्हें भनक तक नहीं थी, क्योंकि उनके हिसाब से तो सब कुछ सही चल रहा था। परंतु उन्हें नहीं मालूम था कि उनकी बहू अक्षरा उनकी पत्नी और बेटे पर इतना अत्याचार करती है। बड़े बेटे की शादी को 10 साल हो चुके थे। बहू अपनी सास से सारे काम कराती थी। अक्षरा अपनी सास को हमेशा उनके नाम से ही बुलाती थी और आर्य को मारती भी थी, और तो और उन्हें धमकी भी देती थी कि अगर इसके बारे में कुछ भी गोपाल जी से बताया तो आर्य को मार डालूंगी, और आर्य को धमकी दे देती थी कि तेरी माँ को मार डालूंगी। जब अक्षरा इस घर में दुल्हन बनकर आई थी तो आर्य केवल 10 वर्ष का था और उसने आर्य के दिल में इतना डर बैठा दिया था कि वो किसी से कुछ भी नहीं कह पाता था। और रमा जी अपने बेटे के कारण उससे बहुत डरती थी। और तो और अक्षरा अपने ससुर के आने पर अत्यधिक उत्तम संस्कारी बहू का रूप धारण कर लेती थी, जो कि किसी को भी नहीं पता था। आज भी हर दिन की तरह ऐसा ही हुआ। अपने ससुर के आने पर एक पैर पर खड़ी रही। खाना खाने के बाद गोपाल जी आर्य के कमरे में जाते हैं और राज अपने कमरे में, और पीछे पीछे अक्षरा भी अपने कमरे में चली जाती है। गोपाल जी पहले अपनी पत्नी रमा की तरफ देखते हैं और फिर आर्य की तरफ देखते हैं और कहते हैं, क्या बात है रमा, तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों उतरा हुआ है? बहुत थकी हुई दिखाई दे रही हो। बल्कि आज ही की बात नहीं, मैं तो रोज देखता हूँ तुम दोनों मुझे ऐसे ही नजर आते हो। मुझे बताओ रमा, किस चीज की कमी है या कोई कष्ट है तुम दोनों को? तुम दोनों की खुशी से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन तुम दोनों मुझे खुश क्यों नहीं दिखाई देते हो? रमा जी और आर्य एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं और रमा जी आंखों की भाषा से आर्य को मना कर देती हैं। रमा जी कहती हैं, नहीं जी, आपको ऐसा ही लगता रहता है। हम तो खुश हैं, हमें कोई कष्ट क्यों होगा आपके होते हुए? हमें कभी कोई कष्ट हो सकता है? आप पूरे दिन फैक्ट्री में थक जाते हैं ना, तो आपको ऐसा ही प्रतीत होता है। लाइए, मैं आपके सिर में तेल लगाकर मालिश कर देती हूँ। गोपाल जी और रमा जी अपने कमरे में आ जाते हैं और रमा जी गोपाल जी के सिर में तेल लगाना शुरू कर देती हैं और मालिश करके उन्हें सुला देती हैं। फिर आर्य के कमरे में आकर आर्य के सिर में तेल भी लगा देती हैं तो आर्य भी सो जाता है। रमा जी अपने कमरे में आकर अपनी अलमारी खोलती हैं और एक डायरी निकाल कर उसमें लिखना शुरू कर देती हैं। कुछ समय बाद डायरी को छुपाकर उसी जगह रखकर सो जाती हैं। अगले दिन रमा जी सुबह जल्दी उठकर पूजा पाठ करके काम में लग जाती हैं। जब तक गोपाल जी नहीं उठते तब तक बहू भी सोती रहती है। उनके उठने के बाद बहू जल्दी जल्दी काम में लगकर अपना नाटक शुरू कर देती है और गोपाल जी के जाते ही अपनी सास और देवर पर अत्याचार करना शुरू कर देती है। घर का सारा खर्चा गोपाल जी ही करते हैं। रुपया पैसा सब कुछ गोपाल जी के हाथ में ही रहता है। राज में वो बात नहीं जो कि एक बड़े बेटे में होनी चाहिए। वह कामचोर था। राज अपनी जिम्मेदारी उठाने से बचता था। उसकी काम में रुचि बहुत कम थी, किंतु पिताजी के डर से उनके साथ फैक्ट्री में जाकर इधर उधर नजर जमाए रखता था। सारे दिन राज पर उसके पिताजी की झाड़ पड़ती रहती थी। इधर बहू ने अपनी सास और देवर का जीना हराम कर रखा था। उसका अत्याचार दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। एक दिन रमा जी से रोटी बनाने में देर हो गई तो बहू ने सास का हाथ गर्म तवे पर रख दिया। रमा जी के मुंह से चीख निकल गई और आंखों से आंसू बहने लगे। आर्य भी अपनी माँ की चीख सुनकर बाहर निकल आया और अपनी भाभी को कहने लगा, भाभी, आज मैं पापा को जरूर बताऊंगा कि आपने मम्मी का हाथ जलाया है।
अक्षरा चमचा उठाकर आर्य के सिर में मार देती है। आर्य तड़प उठता है और रोने लगता है। रमा जी अपने बेटे के पास दौड़ती आती हैं और आर्य को अपने सीने से लगा लेती हैं। दोनों माँ बेटे बहुत रोते हैं। अक्षरा दोनों को जान से मारने की धमकी देती है और अपने कमरे में चली जाती है। रमा जी अपने बेटे को लेकर अपने कमरे में चली जाती है और दोनों बहुत देर तक रोते रहते हैं। आर्य कहता है, मम्मी आप मेरे कारण इतने अत्याचार मत सहो। मैं तो ना मरे लोगों में हूँ और ना जीवित लोगों में हूँ। आप मुझे मर जाने दीजिए। आप आज पापा से सब कुछ बता दीजिए। वैसे भी भाभी हमें जीते जी मार रही है। रमा जी अपने बेटे को गले लगाकर रोती रहती हैं और कहती हैं कि मेरे बच्चे तू क्यों अपनी जान देगा, भगवान तुझे मेरी उम्र भी लगा दी। तभी गोपाल जी के आने की आवाज आती है तो अक्षरा दौड़ी हुई सास के कमरे में आती है और गले पर हाथ लगाकर उन्हें जान से मारने की धमकी देती है और ससुर के अंदर आने से पहले ही पानी लेकर खड़ी हो जाती है और खाना वाना सब लगा देती है। रमा जी भी अपने आंसू साफ करके बाहर आ बैठती हैं। रोज की तरह राज और अक्षरा अपने कमरे में चले जाते हैं और गोपाल जी आर्य के कमरे में आ जाते हैं। गोपाल जी रोजाना अपने कमरे में जाने से पहले आर्य के कमरे में जरूर आते थे और 1-8 घंटा वहां बैठकर तभी अपने कमरे में जाती थी। आर्य के कमरे में आने पर गोपाल जी की नजर रमा जी के जले हुए हाथ पर और फिर आर्य की सिर पर पड़ती है। गोपाल जी चौंक जाते हैं और इसका कारण पूछते हैं तो रमा जी कहती हैं, बेख्याली में जल गया। बहू रोटी बना रही थी तो मैं थोड़ी सी सौंफ खाने लग गई थी तो जल गया और मेरी आवाज सुनकर आर्य नीचे गिर पड़ा। गोपाल जी सोच विचार में पड़ जाते हैं तो रमा जी फिर से उन्हें तेल लगाकर सुला देती हैं और फिर रोज की तरह अपनी डायरी निकाल कर उसमें कुछ लिखने बैठ जाती हैं। डायरी लिखकर फिर उसे वहीं रख देती हैं और सो जाती हैं। किंतु आज गोपाल जी सोए नहीं थे। उन्हें शक हो गया था तो अपना शक दूर करने के लिए जागते रहे और पत्नी के सोने का इंतजार करती रही। पत्नी के सोते ही गोपाल जी उठ खड़े हुए। 1-2 मिनट सोचते रहे। सोचने के बाद अलमारी खोली जिसमें एक अलमारी नीचे की तरफ बनी हुई थी। उसमें एक अलमारी उसके अंदर की तरफ भी थी। उसमें हाथ दिया तो वहां से एक डायरी निकली। उन्होंने उस डायरी को बाहर निकाला और खोला। पहले पेज पर लिखा था, मेरी जिंदगी का सफर। आज मेरे पापा मेरे लिए साइकिल लेकर आए। आज मैं बहुत खुश हूँ। इतना पढ़ते ही गोपाल जी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उन्हें आगे पढ़ने की जिज्ञासा हुई तो जल्दी से बेड पर बैठ गए और आराम से पढ़ने लगे। उस डायरी में रमा जी ने अपने जीवन को अच्छे बुरे सभी पलों के बारे में लिखा हुआ था। रमा जी को बचपन से डायरी लिखने का बहुत शौक था। उन्होंने गोपाल जी को इस बारे में बताया भी था, किंतु उन्हें इतना मालूम नहीं था कि रमा में डायरी लिखने का इतना उत्साह था। फिर वे बस पेज पढ़ते रहे और पढ़ते रहे। बचपन की यादें पढ़ के मुस्कुराते रहे। फिर अपना नाम अपना जिक्र पढ़कर और अधिक खुश हुए। खुशियां ही खुशियां थी। आज राज की शादी का दिन है और इसके बाद से पढ़ते पढ़ते गोपाल जी की आंखों से आंसू बहने लगे। उसमें रमा जी ने अक्षरा के हर एक अत्याचार का उल्लेख दर्द भरे शब्दों के साथ किया हुआ था, जिसको पढ़कर गोपाल जी के रोंगटे खड़े हो गए। उनकी आंखों से आंसुओं की धारा निरंतर ही बहे जा रही थी। आज बहू ने मेरा हाथ गर्म तवे पर रख दिया और मेरे बच्चे के सिर में चमचा दे मारा। प्रभु हमारी सहायता करे, हे प्रभु हमारी सहायता कर। उस डायरी के आखिरी शब्द पढ़कर गोपाल जी बेड से उठते हैं और नीचे बैठकर दीवार से लगकर डायरी को सीने से लगाकर बहुत रोए। उनके दिल पर बहू के अत्याचारों के खंजर के बहुत तेज प्रहार हो रहे थे। उनके दिल को किसी तरह करार नहीं आ रहा था। जिस पत्नी और बेटे से वह इतना प्यार करते थे, वे इतना अत्याचार सह रहे थे, ये सोच कर ही उनके रोंगटे खड़े हो रहे थे। उनके दिल के 1000 टुकड़े हो चुके थे और उनसे खून बह रहा था। जिन लोगों के लिए मैं सुबह से शाम तक इतनी मेहनत करता हूँ, उनके लिए दिन रात काम करता हूँ, वही मेरी जान से भी ज्यादा प्यारी पत्नी और मेरे जिगर के टुकड़े के साथ इतना नीच कर्म कर रहे थे। गोपाल जी घंटों तक रोते रहे। फिर जब रोते रोते थक गए तो अपने आंसू साफ कर
खड़े हुए डायरी उसी जगह पर वापस रखी और अपनी पत्नी के पास आकर बैठ गए और उनको बहुत प्यार भरी नजरों से देखते रहे और उनके सिर पर हाथ फेरते रहे। फिर आर्य के कमरे में गए और उसके सिर पर हाथ फेरते रहे और बहुत प्यार करते रहे। उनकी आंखों में गुस्से की अग्नि दहक उठी। उनका मन हुआ कि अभी जाकर बहू का गला दबा दूं, किंतु उन्होंने अपने गुस्से की भावनाओं की ज्वाला को ठंडा किया और सोचते रहे। पूरी रात में 1 घंटा मुश्किल से सोए। सुबह उठे तो बोली, बेटा राज, आज तुम्हारी फैक्ट्री की छुट्टी है और मेरी भी तबीयत ठीक नहीं है। आज मैं कहीं बाहर नहीं जाऊंगा। तू ऐसा कर, बहू को लेकर कहीं घुमा ला। अक्षरा को तो मौका चाहिए था। ये सुनते ही मानो उनकी दिवाली बन गई। दोनों जल्दी जल्दी तैयार हुए और निकल पड़े। गोपाल जी अपनी पत्नी के हाथ पर बहुत सारे रुपए रखकर बोले, रमा ये लो, तुम शॉपिंग कराओ, जो लाना है दिल खोल कर ले आओ और अपनी सहेली से भी मिल आना। रमा जी मना करती है, किंतु गोपाल जी उन्हें जबरदस्ती भेज देते हैं। सबको घर के बाहर भेज देते हैं और आर्य को दूध में नींद की गोली डालकर सुला देते हैं और बहुत कम समय में जल्दी जल्दी करके घर के जगह सीक्रेट कैमरे लगवा देते हैं। शाम को सब वापस आ जाते हैं और आर्य भी उठ जाता है। राज और अक्षरा तो खाना बाहर ही खाकर आए थे। ससुर जी घर पर थे तो अक्षरा बहुत अच्छे से पेश आती है। गोपाल जी अपने आर्य और रमा जी के लिए खाना बाहर से ऑर्डर कर देते हैं। वे तीनों भी खाना खा लेते हैं और रोज की तरह सब अपने अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं। अगले दिन गोपाल जी जाते ही हैं, अक्षरा अपने असली रूप में आ जाती है और सास और देवर पर प्रतिदिन की तरह अत्याचार करना आरंभ कर देती है। सब कुछ कैमरे में रिकॉर्ड हो जाता है। अक्षरा, रमा जी और आर्य तीनों को ही इस बारे में कुछ खबर ना थी। अक्षरा इस बातों से बेखबर उन पर अत्याचार करती रही। सबूत कैमरे में रिकॉर्ड हो जाता है। अभी तक तो गोपाल जी ने सिर्फ अपनी पत्नी की डायरी पढ़ी थी तो उनके अंदर इतना गुस्सा दहक रहा था। जब गोपाल जी सब कुछ अपनी आंखों से देखते हैं तो उनके हृदय में गुस्से की आग और भी तेज हो जाती है। राज के व्यवहार से भी गोपाल जी परेशान आ गए थे। अब बहू की अपनी पत्नी और बेटी पर अत्याचार कैमरे में भी रिकॉर्ड हो गए थे तो गोपाल जी उसे लेकर पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं और पुलिस से इस पर कड़ी कार्रवाई करने को बोलते हैं ताकि आगे से कोई भी बहू अपनी सास या छोटे देवर पर अत्याचार ना कर सके, और घर आ जाते हैं। कुछ समय पश्चात लेडी पुलिस आकर अक्षरा को गिरफ्तार कर लेती है। अक्षरा चौंक जाती है और घबरा जाती है। कहती है, मैंने क्या किया है? क्या है ये सब? मुझे किस जुर्म में गिरफ्तार किया जा रहा है? तो जो गोपाल जी एलसीडी में वह रिकॉर्डिंग चला देते हैं जिसमें अक्षरा के अपने सास और दिव्यांग देवर पर अत्याचार कर रही थी, उसे देखकर अक्षरा की रूह कांप उठती है। रमा जी और आर्य के भी होश उड़ जाते हैं। राज को अपनी पत्नी के लिए दया आती है और अपने पिताजी को कहता है, पिताजी ये सब क्या ड्रामा है? आप घर की बहू को इस तरह से बदनाम कर रहे हैं। गोपाल जी राज के कान के नीचे खींच के 2 मारते हैं तो राज नीचे जा गिरते हैं। तभी वह गोपाल जी का वकील भी वहां आ जाता है, जैसे उन्होंने पुलिस स्टेशन से ही फोन कर दिया था। गोपाल जी कहते हैं कि मैं अपनी पत्नी और बच्ची का बदला खुद ले सकता था, लेकिन मैंने कानून को अपने हाथ में लेने की बेवकूफ़ी इसलिए नहीं की। मेरे बाद मेरी पत्नी और बच्ची का क्या होगा? केवल इसलिए मैंने तेरी इस घटिया पत्नी को पुलिस के हवाले करना ही बेहतर समझा। नहीं तो जो इसने मेरी जान से ज़्यादा प्यारी पत्नी और बेटे के साथ किया है, मैं इसका गला भी दबा सकता था, लेकिन मैंने ठंडे दिमाग से काम लिया और घर में कैमरे लगवा दिए। तेरी पत्नी रमा और आर्य को जान से मारने की भी धमकी देती थी। इतनी संगीन धाराओं से बचने के लिए तुझे पैसा, समय, जीवन सब चाहिएगा। अब रहना पूरा जीवन जेल में। यह सुनकर अक्षरा और राज रोने लगते हैं। राज कहता है, पिताजी अत्याचार अक्षरा ने किया है, मैंने नहीं। आप इसे ही जेल में भेजो, मुझे अपने साथ ही रखो, मैंने तो कुछ नहीं किया है। अक्षरा अपने किए पर बहुत शर्मिंदा थी। मैं माफ़ी मांगती रही, किंतु उसे माफ़ी ना मिली और पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती है
और लेकर चली जाती है। गोपाल जी अपने वकील से अपनी वसीयत तैयार करवाते हैं, जिसमें लिखा होता है कि जब तक मैं और मेरी पत्नी जीवित है तो आर्य हमारी जिम्मेदारी है, किंतु अगर हम दोनों को कुछ हो जाता है तो हमारी फैक्ट्री, घर और जमीन का इकलौता वारिस आर्य होगा। गोपाल जी राज को माफ कर देते हैं, क्योंकि राज को अपनी पत्नी की हरकतों के बारे में वास्तव में ही कोई जानकारी नहीं थी, परंतु राज के नाम अपनी पुरानी कबाड़ी बाजार की पुरानी वाली दुकान कर देते हैं और कहते हैं कि तेरे बस का फैक्ट्री संभालना नहीं है तो बस ये दुकान चला। अगर तुझे मेहनत और लगन होगी तो तू खुद मेरी तरह इस दुकान से एक फैक्ट्री खड़ी कर लेगा, वरना तू मेरी फैक्ट्री भी बर्बाद कर देगा। गोपाल जी राज को अब अपने घर में नहीं रखते हैं। वे सोचते हैं कि राज अगर दूसरी शादी करने लगा या उसकी पत्नी जेल से छूटकर आकर फिर से उसके साथ रहने लगी तो फिर से यही व्यवहार करेगी तो क्या होगा। इसलिए वे राज को एक अलग से एक छोटा सा घर लेकर दे देते हैं। गोपाल जी ने जो राज को दिया उसे छोड़कर अपना सब कुछ आर्य के नाम कर देते हैं। अब गोपाल जी के दिल को सुकून मिलता है। गोपाल जी अपने बेटे आर्य को रोजाना अपने साथ फैक्ट्री ले जाना शुरू करते हैं और उसको काम समझाना शुरू कर देते हैं। आर्य एक बहुत ही समझदार और बुद्धिमान लड़का था, अपने बाबूजी की प्रतिछाया था। भगवान ने उसे पैरों से ही तो मोहताज किया था, परंतु वो थी उसमें बुद्धि, उसमें कोट कोट कर भरी हुई थी। वो जल्दी से ही सब कुछ सीख जाता है और अपनी व्हील चेयर पर बैठे बैठे ही पूरी फैक्ट्री संभाल लेता है। गोपाल जी अब बहुत खुश थे। उन्हें अपने फैसले पर बहुत गर्व था। उनके आर्य ने उनको मायूस नहीं किया था, परंतु अभी भी आर्य के लिए उनका मन बेचैन रहता था, क्योंकि गोपाल जी सोचते थे कि अगर हम दोनों माता पिता को कुछ हो गया तो हमारे बेटे आर्य का क्या होगा। एक दिन छुट्टी का दिन था तो रमा जी की सहेली कमला जी अपनी बेटी रिया के साथ गोपाल जी के घर आती है। कमला जी रमा जी के बचपन की सहेली थी और रमा जी की तरह सीधी सादी और घरेलू महिला थी। दोनों सहेलियां एक जैसी थी। रिया अपनी माँ की प्रतिछाया थी। उधर कमला जी और रमा जी बातें करती रहती हैं और इधर रिया और आर्य आपस में बातचीत करते रहते हैं और हंसते रहते हैं। गोपाल जी की नजर उन दोनों पर पड़ती है तो गोपाल जी को रिया बहुत अच्छी लगती है और उन दोनों की जोड़ी भी उन्हें बहुत अच्छी लगती है, परंतु उनके मन में कुछ शंका थी, क्योंकि रिया बहुत सुंदर, गुणसंपन्न और संस्कारी लड़की थी और उनका बेटा पैरों से अपाहिज था। इस वजह से किसी लड़की को अपने बेटे के साथ नहीं जबरदस्ती बांध नहीं सकते थे। वे नहीं चाहते थे कि कोई लड़की उनके बेटे पर तरस खाकर उसकी जीवन संगनी बने। वे चाहते थे कि जो भी लड़की मेरे बेटे की जीवन संगनी बने वो उससे प्यार करती हो, ना कि तरस खाती हो। तभी उनके मन में एक विचार आता है और वे रमा और कमला जी के पास आते हैं और कहते हैं कि मैंने आर्य के लिए लड़की पसंद कर ली है। ये सुनते ही कमला जी और रमा जी तो चौंक ही जाते हैं और साथ में आर्य से बात करती हुई रिया भी चुप हो जाती है। रिया के चेहरे पर हवाइयां उड़ जाती हैं और आर्य तो हैरान ही रह जाता है। गोपाल जी रिया के चेहरे को गौर से देखते रहते हैं। गोपाल जी की ये बात कहने से पहले तक तो रिया आर्य से बहुत हंस हंस कर बातें कर रही थी, क्योंकि दोनों ही बचपन से एक दूसरे को जानती थी। लेकिन जैसे ही वो ये बात सुनती है तो बिल्कुल खामोश हो जाती है। कमला जी गोपाल जी से पूछती हैं, कौन है वो खुशनसीब लड़की? रमा जी कहती हैं कि इन्होंने तो मुझे भी अब तक कुछ नहीं बताया है। गोपाल जी रिया की तरफ देखकर कहते हैं, अभी केवल मैंने लड़की पसंद की है, अभी मैंने उससे पूछा नहीं है। अगर उसको मेरा आर्य पसंद होगा तो ही यह शादी होगी। मैं नहीं चाहता कि कोई मेरे बेटे पर तरस खाकर शादी करे। मेरा बेटा लाखों में एक है। सभी गोपाल जी की बातों को ध्यान से सुनते रहते हैं। रिया अपना सिर झुकाकर बैठी रहती है। तभी गोपाल जी उठकर रिया के पास आते हैं और कहते हैं, रिया बेटा, क्या तुम्हें मेरा बेटा आर्य पसंद है क्या? क्या तुम मेरे बेटे से शादी करोगी? मेरा बेटा पैरों से अपाहिज है, बस एक यही कमी है मेरे बेटे में। इसके अलावा मेरे बेटे में कोई कमी नहीं है। मेरा बेटा हीरा है, हीरा, लाखों में एक है। रिया सर ऊपर उठाती है और गोपाल जी को देखती है
उसकी आंखों में आंसू थे। गोपाल जी का हाथ अपने हाथ में लेती है और कहती है, बाबूजी, आर्य को मैं बचपन से ही चाहती हूँ, उसको अच्छी तरह से जानती हूँ। आर्य सचमुच एक हीरा है। मैं उसे तरस खाकर नहीं बल्कि उसे प्यार करती हूँ, इसलिए शादी करना चाहती हूँ। और मैंने तो बचपन से ही यही सोचा था कि मैं शादी करूँगी तो बस आर्य से, वरना मैं शादी ही नहीं करूँगी। पर ये बात मैं आज तक किसी से नहीं बता पाई, अपनी माँ से भी नहीं। ये सुनते ही गोपाल जी भावुक हो जाते हैं और उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वे रिया के सिर पर हाथ रखते हैं और कहते हैं, जुग जुग जियो बेटा। रमा जी और कमला जी दोनों बहुत खुश हो जाती हैं और आर्य की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। आर्य तो बार बार बस रिया को ही देखे जा रहा था, जो बहुत ज्यादा शर्मा रही थी। कुछ दिनों बाद आर्य और रिया की शादी धूमधाम से हो जाती है। रिया आर्य का बहुत ज्यादा ख्याल रखती है, अपनी सास रमा जी की भी बहुत सेवा करती है और उनको कोई भी काम करने नहीं देती है। रमा जी को अब जाकर बहू का सुख मिलता है। गोपाल जी अभी भी चोरी चोरी अपनी प्यारी पत्नी रमा जी की डायरी पढ़ते रहते हैं। अब रमा जी की डायरी में खुशियां ही खुशियां लिखी हुई थी। गोपाल जी बहुत खुश थे क्योंकि उनका पूरा परिवार अब सुखी संपन्न परिवार था। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें किसी पर अत्याचार नहीं करना चाहिए। कर्मों का फल देर से ही सही पर मिलता जरूर है। ये भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल योगी वॉइस को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।